हेलो दोस्तों, तो हम इस लेक्चर में आज असामान्य मोलर अणुभार की बात करेंगे। देखो, वन ऑफ गुणांक हमने अच्छे से कर लिया था, क्लियर है। वन ऑफ गुणांक का संबंध हमने वियोजन की मात्रा के साथ देखा था। वन ऑफ गुणांक का संबंध हमने संगुणन की मात्रा के साथ देखा था। और वन ऑफ गुणांक को हमने जितनी भी चारों अणुसंख्य गुणधर्म थे, हमारे चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, उसके साथ भी हमने उसके रिलेशंस देख लिए थे। हमने कुछ नहीं किया था, जितनी भी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, मतलब जितने भी अणुसंख्य गुणधर्म थे, उनको आई के साथ क्या कर दिया था, गुणा कर दिया था। मैं एक बार और आपको छोटा सा रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि मेरी हर लेक्चर में एक आदत है, जो हमारा इंट्रोडक्शन रहता है, इंट्रोडक्शन हमेशा पीछे वाले लेक्चर को वापिस से रिवाइज किया जाता है। मतलब भाई ऐसा ना लगे कि हम डायरेक्ट आप यहीं से शुरू कर देंगे। हमारे लिए क्या है, नए जो व्यूवर्स होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर उनको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है, तो उनको थोड़ा बेसिक जानकारी दे करके हम आगे चलते हैं, क्लियर है। तो अगर आप मान लो पीछे की बातें जानते हो या याद है आपको, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्लियर है। हाँ भाई, चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल्स की सीरीज चालू करेंगे, फिर उसके बाद में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, क्लियर है। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहां से मेरे व्हाट्सएप है, वहां से आप मुझे नोट्स के लिए कह सकते हो या हमसे जुड़ सकते हो, क्लियर है। चलो भाई, अब हमारा जो टॉपिक है वो है असामान्य मोलर अणुभार। इंग्लिश में बोलते हैं भाई एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, क्लियर है। अब देखो, हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखो, हमने क्या किया था, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकाले, चार अणुसंख्य गुणधर्म निकाले थे। पहला निकाला था सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, मतलब क्या आ जाती थी, वाष्प दाब में कमी आ जाती थी। क्या आती थी भाई, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर एक्स बी, यही आती थी। दूसरा हमने निकाला था क्वथनांक में उन्नयन, सही है। अरे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, ये हमने क्या निकाला था भाई, डेल्टा टीबी क्या निकाला था, के बी गुणा एम, यही निकाला था। इसके आगे फॉर्मूले भी होते हैं, क्लियर है। उसके बाद में हमने निकाला था डेल्टा टी एफ, ये क्या निकाला था, के एफ इंटू एम। एज इट इज यहाँ बढ़ जाता था, यहाँ हिमांक घट जाता था, मतलब उबालने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता था, और जमाने के लिए, फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर को कम करना पड़ता था, जो एक्चुअल है उससे भी कम करना पड़ता था। और 4 नंबर पे हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशण दाब, पाई बराबर एम आर टी, सही है। हमने ये चीज़ें देखी थी। ये सब क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स, विलेय के मोल, ये सीधा सीधा विलेय के मोल, ये सीधा सीधा विलेय के मोल। अरे तीनों देख लो, तीनों में विलेय के मोल आ रहे हैं। ये देखो, जो कमी हो रही है शुद्ध से आंशिक में, शुद्ध से आंशिक क्या हो गई, कमी हो गई ना, तो ये कमी भी यहाँ विलेय के मोल आएंगे, उस पर सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, समानुपाती है। मतलब अणुसंख्य गुणधर्म सीधे सीधे क्या है, समानुपाती है, यही करना था। इसके बाद में हमने आई निकाला था। इसके बाद में हमने क्या निकाला था, आई कैसे निकालते थे हम, आई कैसे निकालने थे, टूटने या जुड़ने, संगुणन के बाद, मतलब मैं डायरेक्ट लिखता हूं वियोजन या संगुणन के बाद कौन, विलेय के मोल अपोन वियोजन या संगुणन के पहले विलेय के मोल, ऐसा ही करते थे। जैसे हमने फिर 2 एग्जाम्पल लिए, हमारे फिक्स एग्जाम्पल थे। क्या करते थे, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ 1, यहाँ कितने, अरे यहाँ 2 हो गए अपने आप ही। तो आई कैसे निकालने थे, तो टूटने के बाद कितने हैं, 2, टूटने से पहले कितना है, 1, तो आई की वैल्यू कितनी आती थी, 2। मतलब हम सोचते क्या थे कि कोलिगेटिव, मान लो इसका अणुसंख्य गुणधर्म निकालना होता, NaCl को डाल दिया कितना भी, तो हम क्या करते थे, 1 के अकॉर्डिंग निकालते थे, क्योंकि हमको पता नहीं था कि ये 2 जाकर के टूट जाता है, हम इसके अकॉर्डिंग निकालते। तो आप जो निकालते वो सैद्धांतिक निकालते, परिकलित निकालते, कैलकुलेटेड निकालते, हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी। लेकिन जब उसको हम देखते, चेक करते, प्रयोग करते, मतलब डाल करके जब उसको निकालते, तो वो उसके अकॉर्डिंग आ जाता। क्यों? क्योंकि यहां 2 था, ये क्या था हमारा, प्रेक्षित था, ये क्या हमारा था, प्रेक्षित था। अब यार एक बात बताओ, जनरल सी बात बताना, यहां आई क्या है,
सीधे सीधे टूटने के बाद के क्या है, समानुपाती। अगर मान लो दो यहां बढ़ रहे हैं तो आई भी तो बढ़ रहा है। मतलब कहने का क्या है कि जैसे जैसे जितना ज्यादा वियोजन होगा उतना आई बढ़ जाएगा। अरे जितना वियोजन होगा उतना आई बढ़ जाएगा। और ये वियोजन क्या है, प्रेक्षित ही तो है। अरे ये परिकलित है, ये क्या है, प्रेक्षित है। ये प्रेक्षित है ना होने के बाद। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म है, वो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म के क्या है, समानुपाती है। ये आई निकाला था। और इस चक्कर में हमने इसको क्या किया था भाई, इस चक्कर में हमने क्या किया था, सबको आई से क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। सबको आई से क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था भाई। इसको भी क्या, आई से मल्टीप्लाई। अब इसको भी क्या, आई से मल्टीप्लाई। इसको भी क्या, आई से मल्टीप्लाई। और इसको भी क्या, आई से मल्टीप्लाई। अब देखो फॉर्मूले में देखो आप, जो भी कमी आई, जो भी अणुसंख्यक गुणधर्म है, अब वो आई के भी क्या है, समानुपाती। ये डेल्टा भी क्या है, आई के समानुपाती। ये भी क्या है, आई के समानुपाती। ये भी क्या है, आई के समानुपाती। देखो यहाँ विलेय के मोल भी आई के समानुपाती, यहाँ विलेय के मोल भी आई के समानुपाती, यहाँ विलेय के मोल भी आई के समानुपाती, यहाँ विलेय के मोल भी आई के समानुपाती। कहने का मतलब मेरा ये है कि जितना आप विलेय के मोल की संख्या बढ़ाओगे, अणुसंख्यक गुणधर्म भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे भाई। उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा ना। अरे जनरल सी बात है भाई, जितने ज्यादा विलेय की मोल बढ़ाओगे उनके अणुसंख्यक गुणधर्म में भी उतना परिवर्तन होगा। होगा कि नहीं होगा, है ना, सही है। तो हमने उसको आई निकाल दिया था। क्या निकाला था, आई। आई के लिए फॉर्मूला, आई के लिए हम क्या करते थे, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, यही था ना, उसको ऐसे भी लिख दो। और नीचे परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म, यही था। अब हम क्या करेंगे, देखो टाइम ज्यादा, हाँ अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां असामान्य मोलर मास निकालेंगे, अणुभार। देखो देखा जाए तो एग्जाम के व्यू से ये आधे नंबर का क्वेश्चन है या 1 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ एक परिभाषा पूछता है कि असामान्य मोलर अणुभार, एबनॉर्मल मोलर मास की परिभाषा क्या है। तो आप जनरल से बोल देते हो कि जब किसी विलेय को विलयन में घोला जाता है तो विलेय का वियोजन या संगुणन हो जाता है, तो उसकी वजह से उसके अणुभार में वृद्धि या कमी हो जाती है। सही है भाई। पहले अणुभार हमने माना था कुछ और बाद में वियोजन होने के बाद कुछ और आया। पहले माना था, मान लो पहले वियोजन से पहले हम सोचते थे कि यार ये अणुभार है, लेकिन जब डाला तो अणुभार कुछ और निकल के आ रहा था, अणुभार कुछ और निकल के आ रहा था। तो वो क्या हो गया, असामान्य अणुभार। मेरा कहने का मतलब मेरा ये है, सीधी सी बात है, सुन लो ध्यान से, लिख लेना, मैं लिख देता हूं। चलो, असामान्य अणुभार की परिभाषा क्या है, असामान्य अणुभार की परिभाषा है कि जब किसी विलेय को लिख लेना भाई, जब किसी विलेय को विलयन में घोला जाता है तो, जब किसी विलेय को विलयन में घोला जाता है तो उस विलेय का संगुणन या वियोजन हो जाता है। उस विलेय का संगुणन या वियोजन हो जाता है। उस विलेय का संगुणन या वियोजन हो जाता है, जिसकी वजह से उनके मोलर अणुभार में वृद्धि या कमी हो जाती है। जिसकी वजह से उनके मोलर अणुभार में वृद्धि या कमी हो जाती है, जिसे हम असामान्य मोलर अणुभार कहते हैं। जिसे हम असामान्य मोलर अणुभार कहते हैं। क्लियर हो गया, टॉपिक खत्म। बस इतना ही लिख के आना है वहां पे आपको इतना। लेकिन मैं इसको अब आपको मतलब बताता हूं कि क्यों ऐसा ही क्यों हुआ। अब ध्यान से सुनना बात को। इतना बेसिक्स क्लियर करने के बाद यहां से हमारा ये लेक्चर शुरू हो रहा है 8 मिनट के बाद में, देख लो आप। हाँ क्लियर है। अब चलो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं संगुणन का। जैसे CH3, ध्यान से देखना, COOH, ये कितने थे, 2, और ये कितने हो गए, CH3, COO, O और H। सही है, सही है। अब इसको मैं OHO, यहाँ C+O और इसको ऐसे जोड़ा CH3। सही है, ऐसे बना सकते हैं इसको आराम से। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 COOH, ये 1 है, ये 2 है। सही है। अब देखो इसका कितना आता है अणुभार, कार्बन का 12 और 12 24, इन दोनों का कितना है 16 और 16 32, 32 और 4 आराम से कितना हो गया 60, 24 32 और 4 कितना हो गया 24, अरे कार्बन का 24 हो गया, दोनों ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 और इन हाइड्रोजन का कितना हो गया 4,
भाई इसके 1 मोल को निकालेंगे, दो इनसे कोई लेना देना है, खाली CH3COOH बेंजोइक सॉरी क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड CH3COOH, एथेनोइक एसिड इसी का निकालेंगे। तो 24, 32 और 4 मिलाकर क्या आता है 60। क्लियर है, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ 60 से। इसका अणुभार कितना आएगा 60 आया। अब बात को समझते रहना, देखो मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। और यहां निकाल के देखो, यहां विलियन में समझना बात को, हमने पहले हमारे पास CH3COOH था, इसका निकल के आया 60, उसको हमने विलियन में डाल दिया, अब वो घुल गया, मतलब वो टूटने के बजाय चिपक गया। अब हम जैसे मान के चलो उसको निकालते हैं तो CH3COOH अब सिंगल नहीं निकल, मतलब ये नहीं निकल रहा, वो बात को समझना। अब ये ऐसा नहीं निकल रहा, अब ये निकल रहा है द्विलक। क्या निकल रहा है, अब हमारे हाथ में जो आ रहा है ना वो द्विलक आ रहा है, डायमर बन के आ रहा है, मतलब उसमें क्या कर लिया, हाइड्रोजन बंद बना लिया, आपस में क्या बना लिया, हाइड्रोजन बंद बना लिया। भाई इसके 2 मॉलिक्यूल्स से ना दोनों चिपक गए आपस में, हाइड्रोजन बंद बना लिया। और हाइड्रोजन बंद बनाने के बाद उसमें जो इसका मास था, अणुभार था, वो हो गया 120। कितना हो गया 120, जो इसका अणुभार था वो 120 हो गया। अब देखो बात को समझना, अब देखो मैं अब आपको बताऊंगा, आप सोचोगे क्या कर दिया गुरुजी, ये क्या कर रहे हो। देखो बात को समझना। अब मान लो अगर इस इक्वेशन का, इस समीकरण का अपन आई निकाले तो कैसे निकालोगे, आई ऐसे निकालोगे, वियोजन के बाद या संगुणन के बाद विलेय के कणों की संख्या या मोलों की संख्या कितनी है, एक ही है ना, एक। वियोजन या संगुणन से पहले विलेय के कणों की या मोलों की संख्या कितनी है, 2। बोलो I बराबर 1/2 है कि नहीं। अब आप मान लो इसका अणुसंख्य गुणधर्म निकालते हो, बात को समझना अब आप अच्छे से। आप मान लो इसका क्या निकालते हो, अणुसंख्य गुणधर्म, तो इसको तो क्या बोलते हो आप, वियोजन या संगुणन के बाद प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म, क्या बोलते हो, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म, सही है। और इनको हमने क्या नाम दिया था, परिकलित, पहले वियोजन या संगुणन से पहले परिकलित या सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म, यही दिया था ना नाम, सही। यह अणुसंख्य गुणधर्म की बात है। अब आप सोचो 2 मिनट के लिए, अब आप ध्यान से देखना इस चीज को, मैं आपको फील दे रहा हूं। ये 120 को मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि ये 120 है इसका मोलर मास, अणुभार, क्लियर। अब आपको देखो बराबर क्या, 1/2 60/120 करूं मैं, देखो ध्यान से, 60/120 करूं तो मैं 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। अरे 60 एकम 60 और 60 दूनी 120, बोलो आएगा कि नहीं आएगा यार, 60/2। अब खुद सोचो, खुद सोचो, ध्यान से सुनना बात को। ये कितना आया 60, ये 60 क्या है, वियोजन से पहले का अणुभार, वियोजन से पहले का अणुभार। और ये 120 क्या है, सॉरी संगुणन से पहले का अणुभार 60, और ये 120 क्या है, संगुणन के बाद का अणुभार। अणुभार नाम को ध्यान से सुनना, यहां क्या है भाई, संगुणन से पहले, तो पहले क्या है, परिकलित या सैद्धांतिक। अरे बात को समझना भाई, पहले क्या है, पहले क्या है, परिकलित या सैद्धांतिक अणुभार, बोलो है कि नहीं है। पहले क्या है, परिकलित या सैद्धांतिक अणुभार। अरे संगुणन से पहले जो हम सोचते थे, उम्मीद करते थे, उसका नाम हमने क्या दिया था, परिकलित या सैद्धांतिक। लेकिन संगुणन के बाद हमने देखा, ऑब्जर्व किया, प्रेक्षित किया, वो कितना निकल के आया, 120। यही तो निकल के आया प्रेक्षित अणुभार, बोलो यही तो निकल के आया। अब तुम टेंशन में आ गए कि सर कहां तो आप लिख रहे हो प्रेक्षित को ऊपर, परिकलित को नीचे, और जब अणुभार की बात आ गई, ये तो अणुसंख्य गुणधर्म है, और जब अणुभार की बात आ गई
तो ये आपने परिकलित को ऊपर कर दिया और प्रेक्षित को नीचे कर दिया। सर ये क्या चक्कर है? और ये बात सच में सिद्ध भी हो रही है भाई। 60/120 1/2। बात को समझना है यार, अणुभार की बात हो रही है। मतलब वियोजन से पहले कितना था? 1। संगुणन से पहले, संगुणन से पहले कितना था? 1। बाद में कितना हो गया? डबल हो गया ना। अरे 1 से क्या हो गया? 2। अणुभार, अणुभार भाई 60 का कितना बन गया? 120 बन गया। 60 का कितना बन गया भाई? 120 बन गया। अणुभार में वृद्धि हो गई। मतलब हम लिख सकते हैं कि संगुणन में अणुभार क्या हो गया? बढ़ गया। संगुणन में अणुभार क्या हो गया भाई? बढ़ गया। संगुणन में अणुभार बढ़ गया, अणुभार बढ़ गया। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, अणुसंख्य गुणधर्म की बात करें, तो हमने आई निकाला था, तो यहां आई कितना था? 2। यहां आई कितना है? 1। क्योंकि यहां कितने मोल हैं? 2 मोल। यहां कितने मोल हैं? 1 मोल। तो संगुणन के बाद प्रेक्षित पहले लिखेंगे ऊपर, संगुणन से पहले परिकलित या सैद्धांतिक बाद में लिखेंगे। तो आई तो कितना आया? 1/2। लेकिन इसका जस्ट रिवर्स, इन दोनों का जस्ट उल्टा, उल्टा क्या आ गया? अणुभार आ गया। और जो कि सिद्ध भी हो रहा है यार, जो कि सिद्ध भी हो रहा है कि भाई संगुणन में क्या हो गया? डबल। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, बात को समझना। एक और एग्जांपल लेके समझता हूं, ठीक है? मिटा दो, लिख लेना भाई। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? हाँ भाई चलो, क्या बात है? ये बात है एग्जांपल नंबर 2, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। बताओ यहां कितना है NaCl का? 58.5। सही है, कितना आता है? 58.5। अब ये 2 में टूट गया, मतलब 1 का लगभग आप एवरेज मान लो 29.25 के समथिंग या 29.25, जैसा भी आप समझ लो भाई। जब ये 1 है 58.5, तो दोनों अलग अलग टूट गए, तो एवरेज इनका औसत 29 ही तो आएगा लगभग, ऐसा समझ लो आप। क्लियर है? अब मान लो अगर आप इसका आई निकालते हो, तो आई कैसे निकालोगे? वियोजन हो रहा है ये, वियोजन के बाद, वियोजन के बाद क्या नाम दोगे? प्रेक्षित, अणुसंख्य, गुणधर्म। बोलो यही दोगे ना, सीखते यही आ रहे हैं जब से। और वियोजन से पहले, वियोजन से पहले क्या नाम दोगे? परिकलित, या फिर क्या नाम था? सैद्धांतिक। ये हम क्या कर रहे थे? उम्मीद कर रहे थे, और ये तो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, ये रियलिटी थी, एक्चुअल था, सच तो यही है, ये कर रहे थे। कैसे निकालेंगे? आई बराबर कितने? 2 मोल। अरे ये 1 और 1 2 मोल, ये कितना है? 1, तो 2/1 कितना आया? आई बराबर कितना आया? 2। मतलब बात को समझना, मतलब बात को समझना यार, मतलब बात को समझना। अब ये 2/1 कैसे आया होगा यार? बताओ 2/1 कैसे आया होगा? 2/1 ऐसे तो आएगा। 58.5 में अगर आप 29.5 का भाग लगाओगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? अरे यार बताओ, 29 एकम 29 और 29 दूनी 58, बताओ 2/1 आया कि नहीं आया? मतलब बात को समझना। अब ये क्या है? 2। ये क्या है? वियोजन के बाद का, नहीं, वियोजन से पहले का अणुभार कितना है? वियोजन से पहले का अणुभार। अरे नहीं है क्या यार? वियोजन से पहले कितना है? 58.5। अणुभार की बात कर रहा हूं भाई। वियोजन से पहले का अणुभार क्या था? 2 भाई, डबल था, दुगना था वियोजन से पहले का। अब जब पहले का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वियोजन से पहले, मतलब परिकलित, मतलब सैद्धांतिक, क्या? अणुभार। और नीचे क्या है? वियोजन के बाद का, वियोजन के बाद का, मतलब प्रेक्षित, मतलब प्रेक्षित क्या है? अणुभार।
क्या निकला? आधा। क्या निकला? पहले क्या था? डबल था, लेकिन प्रेक्षित बाद में क्या हो गया? अणुभार आधा। जबकि अणुसंघ के गुणधर्म क्या हो रहे थे? वियोजन में अणुसंघ के गुणधर्म देखो ना, वियोजन में अणुसंघ के गुणधर्म क्या हो गए? डबल हो गए। पहले के मुकाबले पहले हमने जो सोचा था उसके क्या हो गए? डबल। मतलब प्रेक्षित परिकलित का क्या है? डबल है। ये तो अणुसंघ के गुणधर्म है। और जब देखा अणुभार तो अणुभार आया उल्टा। अणुभार क्या आया? उल्टा। अब ये क्यों आ रहा है बात बताते हैं हम आपको। भाई मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि जो आपका ये आई आया है, ये आई कैसे आया है? परिकलित अणुभार, आप सैद्धांतिक बोल दो भाई, सैद्धांतिक अणुभार अपूर्ण प्रेक्षित अणुभार। बात नहीं है क्या? अरे यार परिकलित कितना था? 58.5 वियोजन से पहले। बाद में कितना आ गया? 29.5। आई कितना आ गया? 2 आया कि नहीं आया? 29 दुनिया भाई ऐसे आया कि नहीं आया? तो अब अणुभार हो क्या गया? बाद में अणुभार क्या हो गया? कम। मतलब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वियोजन में अणुभार कम हो जाता है। वियोजन में अणुभार क्या हो जाता है? कम। अब आप यहां से घूम गया, आपका दिमाग घूम गया। आधे तो निकल गए होंगे छोड़ करके ही, आधे तो छोड़ करके ही निकल गए होंगे। लेकिन अब देखो मैं डायरेक्ट सिद्ध कर देता हूं इस बात को। देखो भाई ऐसा क्यों हुआ? संगुणन में याद रख लो, संगुणन में अणुभार क्या हो जाता है? दुगुना। और वियोजन में अणुभार क्या हो जाता है? आधा। अणुभार असामान्य अणुभार, जो हम सामान्य सोचते थे वो अब क्या हो गया? बदल गया, बढ़ गया या फिर कम हो गया। तो संगुणन में सामान्य क्या? डबल हो गया, दुगुना। और वियोजन में सामान्य का क्या हो गया? आधा। इसलिए नाम क्या दे दिया? असामान्य मोलर अणुभार। अब बात करो आई कैसे लिखते हैं। जैसे मान के चलो आई में निकालता हूं, ध्यान से देखना। आई प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म, बोलो सही है, अपूर्ण परिकलित, ऐसे ही निकालते हैं ना यार, अणुसंख्य गुणधर्म। बार बार नहीं लिखेंगे अब ये सब। वियोजन के बाद वियोजन से पहले, संगुणन के बाद संगुणन से पहले। सही है, सही है, सही है। अब देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान के चलो मैं डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लिखता हूं, के बी गुणा एम, मोललता। डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा विलेय के मोल अपोन विलायक का भार। ऐसे लिखोगे। विलायक के भार से हमको कोई लेना देना नहीं है, मैं डायरेक्ट यहां कर रहा हूं। विलेय के मोल कैसे निकालते हो? विलेय का भार मतलब गिवन मास, दिया हुआ द्रव्यमान, अपोन विलेय का अणुभार। बोलो लिखते हैं कि नहीं लिखते? अरे विलेय के मोल ऐसे ही तो निकालोगे यार, WB अपोन MB, ऐसे ही तो निकालते थे, ऐसे तो निकालते थे। नीचे विलायक का भार आ जाता है, उससे हमको कोई लेना देना, हमको विलेय का अणुभार। यही चीज डेल्टा TF के लिए होगा, विलेय का भार, विलेय का अणुभार। यही चीज परासरण दाब में होगा, विलेय का भार, विलेय का अणुभार। यही चीज वाष्प दाब में अनुमान होगा, विलेय का भार अपोन विलेय का अणुभार होगा ना, WB अपोन MB। अब देखो ये क्या है? आपका अणुसंख्य गुणधर्म है ना। बताओ अणुसंख्य गुणधर्म विलेय के मोल के क्या है? समानुपाती। अरे आता ना भाई, यहाँ विलेय के मोल ही तो थे। अणुसंख्य गुणधर्म विलेय के मोल के क्या है? समानुपाती। अणुसंख्य विलेय के मोल के क्या है? समानुपाती। बात को समझना। और आई के भी क्या है? समानुपाती, क्योंकि आई से आप क्या करोगे? इसको गुणा करोगे। अरे ये डेल्टा टीबी आई के क्या है? समानुपाती। यही डेल्टा टीबी विलेय के मोल के क्या है? समानुपाती। यही डेल्टा टीबी विलेय के मोल के क्या है? समानुपाती। लेकिन यही अणुसंख्य गुणधर्म अणुभार के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा है। बस सिद्ध हो गया मेरे भाई। अरे यार बात को समझना, बात को समझना, बात को समझना। मैंने बोला जो आपका आई है ये क्या है? अणुसंख्य
गुणधर्म के क्या है, समानुपाती, और वो भी कौन से, प्रेक्षित अणुसंख्य के समानुपाती। जितना बढ़ेंगे, जितना वियोजन होगा उतना ही आई बढ़ जाएगा, जितना संगुणन होगा, जितना चिपकेंगे, जितना कम होंगे उतना ही आई कम हो जाएगा। लेकिन अणुसंख्य गुणधर्म, आपका जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो क्या है, अणुभार के क्या है भाई, बोलो, व्युत्क्रमानुपाती। अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, अणुभार के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। सिद्ध कर दिया ना मैंने चारों फॉर्मूले के अंदर। अब सोचो, जब अणुसंख्य इस अणुभार के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो अणुभार बोलो उल्टा होगा कि नहीं होगा, अणुभार उल्टा होगा कि नहीं होगा। जब अणुसंख्य गुणधर्म अणुभार के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो अणुभार अब अणुसंख्य का क्या हो जाएगा, उल्टा। तो इस फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, अब यहां से आपको इतनी सी बात, इतना बड़ा लेक्चर बनाना पड़ा मेरे को, जनरल सी बात है। अब यहां लिखोगे परिकलित अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार। ये बात को भाई पकड़ लेना। तो हमारे पास 4 फॉर्मूले बने, एटलीस्ट लास्ट में हम यही बात करेंगे। हमने वियोजन की मात्रा निकाला अल्फा, है ना, संगुणन की मात्रा निकाला अल्फा, उसके बाद में प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म के लिए चारों फॉर्मूले लगाए, और फिर हमने उनके क्या निकाल लिए, अणुभार। तो मतलब किसी विलेय को विलयन में घोलते हैं तो उसका संगुणन या वियोजन हो जाता है, उसकी वजह से उसके सामान्य अणुभार में क्या हो जाती है, कमी या वृद्धि। फटाफट इसको नोट डाउन करो, और कुछ चीजें बताते हैं हम आपको। हाँ तो भाई देखो, अब हमने क्या क्या किया, हम आपको टोटल आई के और इनके फॉर्मूले लिखा देते हैं। देखो आई कैसे निकालते थे हम, टूटने या वियोजन या संगुणन या आयनित होने के बाद विलेय के कण या मोल की संख्या, बोलो ऐसे निकालते थे, अपोन यही चीज टूटने या बाद है ना, बाद या वियोजन या संगुणन या आयनित होने के पहले विलेय के कण या मोल की संख्या। भाई राइटिंग समझ में नहीं आया तो जो मैं बोल रहा हूं उस अकॉर्डिंग लिख लिया करो। पहला तो हमने ये फॉर्मूला निकाला फर्स्ट नंबर पे। दूसरा हमने क्या निकाला, आई प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म अपॉन परिकलित अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, प्रेक्षित अणुसंख्य अपॉन परिकलित सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म, ये निकाला। फिर उसके बाद में हमने, मैं यही बना देता हूं, फिर हमने क्या निकाला, अल्फा। अगर मान लो अल्फा क्या है, वियोजन, भाई अल्फा वियोजन के लिए निकालते हो तो क्या निकाल देते आप, अल्फा बराबर I-1 अपॉन N-1। ये किसके लिए निकालते थे, वियोजन के लिए निकालते थे। अल्फा संगुणन के लिए कैसे निकालते थे, संगुणन के लिए, अल्फा संगुणन के लिए कैसे निकालते थे, N1 I अपॉन N-1। ये किसके लिए निकालते थे, संगुणन के लिए निकालते थे। अरे ये किसके लिए निकालते थे, संगुणन के लिए, ये वियोजन के लिए, ये संगुणन के लिए। आई कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो। एन जब हम न्यूमेरिकल बताएंगे तब आपको बताएंगे एन कैसे निकाला जाता है, न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा समझ में आएगा। फिर उसके बाद में हमने कैसे फॉर्मूले क्या लगाए, चार फॉर्मूले, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणा एम गुणा आई, यही किया। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा एम गुणा आई, यही किया। पाई बराबर एम गुणा आर गुणा टी गुणा आई, यही किया। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर एक्स बी गुणा आई, यही किया। ये आपका टोटल वांट ऑफ गुणांक और अणुसंख्य गुणधर्मों के साथ संबंध और वियोजन और संगुणन की मात्रा के साथ संबंध का मैंने क्या लिखा दिया, पूरे सूत्र। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे ज्यादा यहां कंफ्यूज होते हैं कि आई ये तो लिख देते हैं प्रेक्षित अपॉन परिकलित, लेकिन जब अणुभार लिखते हैं तो ऊपर ही प्रेक्षित
और नीचे ही परिकलित लिख देते हैं, जबकि इसका उल्टा है, क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म अणुभार का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए पूरा सूत्र बदल जाता है, परिकलित अपॉन प्रेक्षित। इस बात को आप रट लेना, समझ लेना, ढंग से पकड़ लेना, ठीक है। इसको आप लिख लेना भाई, लिख लेना भाई, ठीक है। देखो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि I बराबर m मोलर अणुभार, क्लियर है। कौन सा, परिकलित अपोन m प्रेक्षित। अब प्रेक्षित कब होता है, प्रेक्षित कब होता है, जब घोलते हैं उसके बाद, घोलने के बाद, विलेय के मोलों को घोलने के बाद, विलेय को घोलने के बाद या तो वियोजन होता है या संगुणन होता है, तब वो चीज का क्या होता है, प्रेक्षित। और परिकलित क्या होता है, पहले, परिकलित क्या होता है, पहले। तो ये परिकलित का अणुभार, ये प्रेक्षित का अणुभार, क्लियर है, ठीक है। हम जितने भी क्वेश्चंस पहले कर रहे थे चारों अणुसंख्य गुणधर्मों का, भाई जब अपन आई का यूज नहीं करते थे, किसका यूज नहीं करते थे, आई का। जब भी हम चारों अणुसंख्य गुणधर्म के सवाल करते थे, दो भी मैंने सवाल करवाए, एक एक दो दो, तो जब आई का यूज नहीं करते थे तो वहां पे जो भी अणुसंख्य गुणधर्म में जो भी अणुभार आता था वो प्रेक्षित ही तो आ रहा था यार। बात को समझो आप भाई। जैसे मान के चलो अपन NaCl है, अपन को पता है NaCl कितना होता है, 58.5, जनरल से हमको पता है, हमारी उम्मीद ही यही है, हमारी एक्सपेक्टेशन यही है 58.5। हमने कैलकुलेट पहले से कर रखा है, Na का 23, क्लोरीन का 35.5 मिला करके 58.5, यही तो हमने उम्मीद लगा रखी है। CH3COOH का कितना आता था, 60, उम्मीद। लेकिन मान लो एक सवाल आया कि मैंने NaCl को घोला इतने में, वाष्प दाब में कमी आ गई, या हिमांक में कमी आ गई, या क्वथनांक में वृद्धि हो गई, या परासरण दाब इतना हो गया, तो जब उसका अणुभार निकालते थे हम NaCl का, तो अणुभार कुछ और ही तो निकल के आता था, या तो ज्यादा होके आता था या कम होके आता था ना। तो वो प्रेक्षित ही तो हुआ, वो ऑब्जर्व ही तो हुआ। तो याद रखो, इस बात को लिख लेना भाई, कि जब कभी भी हम वन टाफ गुणांक के बिना, आई के बिना अणुभार ज्ञात करते हैं, जब भी कभी हम आई के बिना, वन टाफ गुणांक के बिना अणुभार ज्ञात करते हैं, तो जो भी अणुभार आता था वो हमेशा प्रेक्षित अणुभार आता था, जो भी अणुभार आता था वो हमेशा प्रेक्षित अणुभार आता था। क्लियर है, क्लियर है, घटके या बढ़के, क्लियर है, आगे बात समझे, इस बात को आप ध्यान रखना, क्लियर। तो आई तो क्या है, सिर्फ सेट कर दिया, आई ने तो बहुत अच्छा सेट कर दिया कि भाई आप कैसे भी कर लो, अणुसंख्य गुणधर्म का जस्ट उल्टा अणुभार आएगा। थैंक यू सो मच। आज ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया, ये आपके टोटल अणुसंख्य गुणधर्म और आपका आई असामान्य मोलर अणुभार कंप्लीट हो गया। अब केवल एक टॉपिक बचा इस चैप्टर से, जो हम पहले न्यूमेरिकल्स की सीरीज करवाएंगे, उसके बाद उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब यहाँ तक पहुँच गए तो जरूर करना, कमेंट जरूर करना, ये समझ में आया। एक लाइन का था ये सिर्फ, जिसको मैंने 30 मिनट से ऊपर दे दी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।